सामान्य अध्ययन के सफ़र जीएस जर्नी में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और हम आपके बीच उपस्थित हैं अपने नियमित संस्करण डेली टॉप 10 के साथ। और डेली टॉप 10 में हम आपके बीच में उपस्थित होते हैं 10 महत्वपूर्ण समसामयिकी के प्रश्न के साथ, जो आपके लिए आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो आज जिन 10 सवालों के साथ हम आपके बीच में हैं, उनमें पहला सवाल आपके लिए स्क्रीन पर है। आप जैसा जानते होंगे कि हाल ही में प्रसार भारती ने नए अध्यक्ष के रूप में एक नियुक्ति की है। तो आपको बताना है कि नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ प्रसार भारती। विकल्प आपके लिए है गौरव द्विवेदी, प्रसून जोशी, प्रवीण कुमार और शैलेश चंद्र। और इसमें से सही आंसर है प्रसून जोशी। गौरतलब हो, गौरव द्विवेदी प्रसार भारती के सीईओ हैं। ध्यान में रखना हमको, ये प्रसार भारती के सीईओ हैं। वहीं हम अगर बात करें प्रवीण कुमार की, तो यह बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक हैं। तो आपसे अगर ये जाना जाए कि अभी वर्तमान में प्रवीण कुमार क्या हैं, तो यह सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक है। जबकि टाटा मोटर्स के सीईओ और एमडी, टाटा मोटर्स के सीईओ एंड एमडी, प्रबंध निदेशक और सीईओ हैं शैलेश चंद्र। तो ध्यान में रखना है, प्रसून जोशी प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। थोड़ा सा हम विस्तार पूर्वक इनके बारे में देखते हैं। जैसा कि हमने जिक्र किया कि अभी जो हमारे प्रसार भारती के नए अध्यक्ष बने हैं, उनका साहित्य, सिनेमा और संचार के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित रचनात्मक पेशेवर के रूप में विशेष ख्याति है। प्रसून जोशी का नाम आपने सुना होगा। इससे पहले उन्होंने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC, सेंट्रल बोर्ड फिल्म सर्टिफिकेट के अध्यक्ष और मैकन वर्ल्ड ग्रुप इंडिया के सीईओ के रूप में काम कर चुके हैं। किसकी चर्चा हम कर रहे हैं? प्रसून जोशी की। प्रसार भारती भारत का सार्वजनिक सेवा प्रसारक है। इसके अंतर्गत ही दूरदर्शन और आकाशवाणी आते हैं, यानी प्रसार भारती के अंतर्गत ही दोनों आते हैं। कौन? दूरदर्शन और आकाशवाणी। अभी हमने जैसा जिक्र किया कि गौरव द्विवेदी अभी प्रसार भारती के सीईओ बने हैं और भारत सरकार के नागरिक सहभागिता मंच माई गॉव इंडिया के पहले सीईओ रह चुके हैं, जिससे 2014 में लॉन्च किया गया था। तो माई गॉव इंडिया, जिसको 2014 में लॉन्च किया गया था, गौरव द्विवेदी उसके पहले सीईओ रह चुके हैं। अपनी वर्तमान भूमिका में आकाशवाणी और दूरदर्शन के संचालन और रणनीतिक विकास की देखरेख करते हैं। यानी प्रसार भारती के सीईओ के रूप में उनका काम क्या है? तो आकाशवाणी और दूरदर्शन के संचालन और रणनीतिक विकास की देखरेख करना। थोड़ा नज़र हम डालते हैं प्रवीण कुमार के ऊपर। जैसा कि हमने कहा कि आप बीएसएफ के महानिदेशक हैं, और बीएसएफ के प्रमुख बनने से पहले वे भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP, इंडिया तिब्बत बॉर्डर पुलिस जो है, उसके महानिदेशक थे। उन्होंने खुफिया ब्यूरो में विशेष निदेशक के रूप में भी अपनी सेवाएं दी है। ये भी सवाल पूछे जाते हैं कि प्रवीण कुमार, जिनको कि अभी BSF का महानिदेशक बनाया गया है, इससे पूर्व में, ठीक पूर्व में किस पद पर थे? तो आपको ध्यान में रखना, ITBP के महानिदेशक थे। वे खुफिया अभियानों और रणनीतिक कौशल में अपने गहन अनुभव के लिए जाने जाते हैं। शैलेश चंद्र, जो टाटा मोटर्स के प्रबंध निदेशक और सीईओ हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डेस्क कंस्ट्रक्शंस ऑटोमोबाइल्स के अध्यक्ष के रूप में चुने गए पहले एशियाई नेता हैं। भारत के ऑटोमोबाइल निर्माताओं की संस्था सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के अध्यक्ष भी हैं। अब हम देखते हैं अगला सवाल, यानी आज का दूसरा है, हाल ही में चीन में भारत के नए राजदूत के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? हु हैज रिसेंटली टेकन चार्ज एज इंडियाज न्यू एम्बेसडर्स टू चाइना? विक्रम दोरईस्वामी, विनय मोहन क्वात्रा, जितेंद्र पाल सिंह और अरिंदम बागदी। तो इसका सही आंसर है हमारा
विक्रम दोरईस्वामी। विक्रम दोरईस्वामी अभी चीन में भारत के नए राजदूत के रूप में कार्यभार संभाले हैं। थोड़ा हम ये दो शब्द पर ध्यान देंगे। कहीं का आपने देखा होगा लिखा हुआ एम्बेसडर यानी राजदूत, और कहीं लिखा होता है हाई कमिश्नर, उच्चायुक्त। तो गौरतलब हो, भारत के जो विदेश में जो राजनयिक कार्यालय होता है उसमें जो चीफ होते हैं, उसमें जो राष्ट्रमंडल देश होते हैं, वहाँ के लिए जो हमारे चीफ होते हैं उनको हम हाई कमिश्नर कहते हैं, और अन्य देशों के लिए वही हम राजदूत शब्द इस्तेमाल करते हैं। विनय मोहन क्वात्रा अभी यूएसए में भारत के राजदूत हैं। कहाँ? यूएसए में भारत के राजदूत हैं। वहीं जितेंद्र पाल सिंह इजराइल में भारत के राजदूत हैं। ध्यान में रखना है, राजदूत ही हैं भारत के। और अरिंदम बागची जेनेवा में स्थित जो यूएनओ के साथ साथ जेनेवा में यूएनओ का मुख्यालय है, जैसा कि हम जानते होंगे संयुक्त राष्ट्र संघ का, और संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय के साथ साथ अन्य जो भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जिसका हेड क्वार्टर जेनेवा में है, उसके यह अस्थाई प्रतिनिधि यानी भारत के अस्थाई प्रतिनिधि हैं अरिंदम बागची। तो विक्रम दोरईस्वामी जिनको कि अभी चीन में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। इसके अलावा हमने कहा विनय मोहन क्वात्रा यूएसए में है और जितेंद्र पाल सिंह इजराइल में हैं, और वही अरिंदम बागची जेनेवा में यूएनओ के साथ साथ जो अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्यालय जेनेवा में है उसके अस्थाई प्रतिनिधि के रूप में हैं। जैसा हमने कहा इसकी विस्तार से इसका चर्चा है, और अभी हमने जिक्र भी किया कि राष्ट्रमंडल देश जब हैं उनके साथ जो देशों में नियुक्त राजनयिक होते हैं उनको हाई कमिश्नर कहा जाता है। जैसा कि हम जानते होंगे कि 1932 ईस्वी के आसपास में राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ का गठन ब्रिटेन के जो उस समय शासित क्षेत्र थे, शासित देश थे, उनको लेकर के यह किया गया था। तीसरा सवाल है आपके लिए, पूर्ण रूप से पेपरलेस न्यायिक व्यवस्था वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? केरल, पटना, सिक्किम, उड़ीसा, और सही आंसर है सिक्किम। यहाँ थोड़ा सा हम ध्यान देते चलें। अब केरल नाम, जैसा कि हम लोग जानते होंगे कि अभी इसका नया नाम बन गया है केरलम, और केरलम यहाँ यूडीएफ की सरकार भी बनने जा रही है। जैसा कि आप जानते होंगे कि 2 अप्रैल माह में यहाँ चुनाव हुए और जिसकी मत की गणना 4 मई को किया गया, और वहाँ पर जो इससे पूर्व में लेफ्ट की सरकार थी वह लेफ्ट की सरकार वहाँ समाप्त हो गई है। वहाँ यूडीएफ यानी जो कांग्रेस के नेतृत्व वाली गठबंधन है उसने बहुमत प्राप्त किया है, और वहाँ अब यूडीएफ की सरकार बनेगी। 1 मई 2026 को भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत ने सिक्किम को उच्च न्यायालय और उसकी अधीनस्थ अदालतों को देश की पहली पूरी तरह से पेपरलेस जो कहते हैं न्यायालय के रूप में घोषित कर दिया गया है। लेकिन जैसे अगर हम बात करेंगे कि इससे पूर्व में पहला हाई कोर्ट कौन था जिसने इस दिशा में पहल किया, तो 1 जनवरी 2022 को केरल उच्च न्यायालय भारत का पहला पेपरलेस हाई कोर्ट बना था। वही कलपेट्टा केरल पहला जिला है, केरल के वायनाड जिले में स्थित कलपेट्टा न्यायिक जिला जनवरी 2026 में भारत का पहला पूरी तरह से पेपरलेस जिला न्यायालय बना था। तो जिला न्यायालय की अगर बात किया जाए कि पहला पेपरलेस जिला न्यायालय कौन बना, तो केरल के वायनाड जिले में स्थित जो कलपेट्टा है वह, अगर आपसे यह पूछा जाए कि वह उच्च न्यायालय जो पहला पेपरलेस बना तो वह था केरल उच्च न्यायालय। और अभी हाल में कौन बना है तो वह सिक्किम का उच्च न्यायालय है, जो पूरी तरह से सिक्किम का उच्च न्यायालय और उसका अधीनस्थ अदालत है, दोनों पेपरलेस हो चुके हैं। पेपरलेस करने का अभिप्राय कि वहाँ कार्यभार जो अब है वो कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के यानी इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन के माध्यम से होगा, या फिर जो आईटी सेक्टर के जो मशीन आते हैं उसके माध्यम से होंगे। पेपर का वर्क समाप्त हो गया है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते ही दुनिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर राष्ट्रीय ध्वज किस स्थान पर फहराया गया? In which locations was the world's largest underwater national flag unfurled, setting a Guinness World Record? राधानगर, माशिनराम, हिक्किम, विशाखापत्तनम, और सही आंसर है इसका राधानगर में मतलब अंडर वाटर ध्वज
सबसे बड़ा ध्वज फहरा करके कीर्तिमान स्थापित किया गया है। जैसा कि हम लोग जानते हो कि भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है, तिरंगा जिसे हम कहते हैं, उसका जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है वह 3:2 है। और इस सिलसिले में अभी जो फहराया गया है वह 60 मीटर लंबा और 40 मीटर चौड़ा है। एक नज़र हम डालते हैं इन स्थानों पर। 2 मई 2026 को यानी राधानगर जो है स्थित कहाँ था? अंडमान और निकोबार के राधानगर में 200 से अधिक गोताखोरों ने बताया 200 से अधिक गोताखोरों ने समुद्र के नीचे जाकर दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराकर विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। और जैसा कि हमने कहा कि उसकी जो मीटर में लंबाई है 60 मीटर है और चौड़ाई 40 मीटर है। थोड़ा सा जानकारी के लिए देखते हैं हम, असरिता फरमान ने अब तक के सबसे अधिक विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं। और मौशिनराम की चर्चा होगी तो एक स्वाभाविक रूप से इसका नाम आते ही जिक्र होता है भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र। जैसा कि आप जानते होंगे मेघालय में स्थित इसके नाम दुनिया में सबसे अधिक वर्षा का रिकॉर्ड दर्ज है और ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में है। नमभूमि के रूप में यह ज़्यादा चर्चित रहा है। हिक्किम हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी में स्थित गांव है जो विश्व के सबसे ऊंचे पोस्ट ऑफिस के लिए प्रसिद्ध है। वहीं विशाखापत्तनम के साहसी भूपति राज अनमिश वर्मा ने 92 दिन 4 घंटे 45 मिनट में, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखिए, विशाखापत्तनम के कौन? भूपति राजू अनमिश वर्मा। भूपति राजू अनमिश वर्मा ने एक अनोखा कीर्तिमान बनाया है जब महज 92 दिन 4 घंटे और 45 मिनट के अंतराल में दुनिया के 7 महादेशों के 7 सबसे ऊंची ज्वालामुखी चोटी, ध्यान में रखना है, 7 सबसे ऊंची जो ज्वालामुखी चोटी है, सबसे ऊंची चोटी नहीं, ज्वालामुखी चोटी पर चढ़कर गिनीज वर्ल्ड बुक में अपना नाम दर्ज किया है। मात्र ध्यान में रखना है, 92 दिन 4 घंटे 45 मिनट। और है कौन? भूपति राजू अनमिश वर्मा। आप हैं विशाखापत्तनम के। और अगला सवाल हमारे लिए स्क्रीन पर है, हाल ही में किस रेल डिब्बा कारखाने ने अपनी पहली 16 कोच वाली वंदे भारत ट्रेन का निर्माण किया है? Which coach factory has recently manufactured its first 16 कोच वंदे भारत ट्रेन? और इसका जो सही आंसर है वह उत्तर प्रदेश में वाले ने किया है। उत्तर प्रदेश की रायबरेली है जहां की मॉडर्न कोच ने मई 2026 की शुरुआत में यह कारनामा किया है। थोड़ा नज़र हम डालते हैं, बिहार में भी आप जानते होंगे कि मधेपुरा में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव MELPL स्थित है जो 12,000 HP के शक्तिशाली इलेक्ट्रिक इंजन का निर्माण करने वाली इकाई है। वहीं कपूरथला पंजाब में रेल कोच फैक्ट्री है। कई बार पूछता है कि कपूरथला यानी रेल कोच फैक्ट्री के लिए प्रसिद्ध है। और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरुम्बरू चेन्नई में है। यह दुनिया की सबसे बड़ी कोच फैक्ट्री में से एक है और वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेनें यहीं बनती है। छठा सवाल है आपके लिए, गुजरात के किस विश्वविद्यालय ने हाल ही में अपने पाठ्यक्रम में मोदी तत्व नामक, ध्यान में रखना है, मोदी प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर मोदी तत्व नामक अपनी तरह का पहला मॉड्यूल पेश किया है? Which university in Gujarat has recently introduced a first of its kind module titled मोदी तत्व into its curriculum? गुजरात विश्वविद्यालय, गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय, गुजरात प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय और महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय। और ऐसा करने वाला बना है महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय, जिसने अपने पाठ्यक्रम में मोदी तत्व के नाम से एक अपनी विशेष प्रकार का मॉडल पेश किया है। देखिए बड़ोदरा में स्थित यह है और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और उनके कुछ शासन की जो कुशलता रही है इसको ध्यान में रख करके उन्होंने इस मॉडल की शुरुआत किया है। इससे यूनिवर्सिटी के समाजशास्त्र विभाग ने इस रूप में माना है कि यह देशभक्ति का समाजशास्त्र है नामक पेपर के तहत शामिल किया है। इस कोर्स के साथ साथ पाठ्यक्रम यानी एक ध्यान में रखना है, ये मोदी तत्व मॉड्यूल ही नहीं बल्कि साथ साथ RSS का इतिहास, हिंदू समाजशास्त्र, छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे समाज सुधारकों के कार्यों को भी शामिल किया गया है। गुजरात विश्वविद्यालय अहमदाबाद गुजरात का सबसे पुराना और बड़ा विश्वविद्यालय है। गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय गांधीनगर में स्थित है और प्रमुख सार्वजनिक अनुसंधान विश्वविद्यालय है। गुजरात प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अहमदाबाद या तकनीकी और प्रबंधन शिक्षा के लिए जाना जाता है। अगला सवाल है आपके लिए, आक्रामक हिप्पोस की
तेजी से बढ़ती आबादी के कारण हाल ही में खबरों में रही मैगडेलेना नदी किस देश में बहती है? हिप्पोज को हम लोग दरियाई घोड़ा जिसे कहते हैं, दरियाई घोड़ा के हम भारत में कहते हैं, इसी को हिप्पोज कहा जाता है ना। तो आपको बताना है जो ये मैगडेलेना नदी है, द मैगडेलेना रिवर विच वाज इन द न्यूज रिसेंटली ड्यू टू द रैपिडली इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ aggressive hippos flows through which country? कोलंबिया, फ्रांस, रूस, कनाडा और द राइट आंसर इज कोलंबिया। कोलंबिया में है। गौरतलब हो यह कोलंबिया की सबसे प्रमुख नदी में से एक है और यह कोशिश वहाँ की आबादी जब हिप्पोस की बढ़ने लगी तो वहाँ की सरकार ने उसे मारने की योजना बनाई। 2026 में 80 से अधिक हिप्पोस को मारने की योजना बना रही है। वहीं एक दूसरा प्रयास भी जारी है कि वहाँ से के हिप्पोस को यानी दरियाई घोड़ा को कोलंबिया से पकड़ करके भारत के जामनगर में बसाने का भी प्रस्ताव है। अगला सवाल है, हाल ही में अपने इको सेंसिटिव जोन ESZ के दर्जे को खत्म करने की मांग के कारण खबरों में रहा गिरनार वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? गिरनार वन्यजीव अभयारण्य, आपने गिर राष्ट्रीय उद्यान भी पढ़ा होगा, तो गिर से ही सोचने वाली गिर गिरनार दोनों को ध्यान में रखना है। रिसेंटली इन द न्यूज ड्यू टू डिमांड्स फॉर स्क्रैपिंग इट्स इको सेंसिटिव जोन ESZ स्टेटस, गिरनार वाइल्ड sanctuary is located in which state? And the right answer is उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार में गुजरात। गुजरात, ग से सब सोचना है, ग से गिरनार, ग से गिर, ग से गुजरात। स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा ये विरोध किया जा रहा है ESZ को लेकर के, यानी इको सेंसिटिव जोन में गिरनार को नहीं शामिल किया जाए। ऐसा उनका मानना है कि इससे आजीविका भी प्रभावित होने वाला है। गिर के एशियाई शेरों के आवास का यह एक महत्वपूर्ण स्थल है। थोड़ा चर्चा हम करें, जब ये चर्चा हुई है तो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन को और दुरुस्त करें। मध्य प्रदेश अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है और टाइगर स्टेट के रूप में भी इसे जाना जाता है। मध्य प्रदेश को भारत में टाइगर स्टेट के रूप में जानते हैं। यहाँ कान्हा, बांधवगढ़, पेंच, पन्ना और सतपुरा राष्ट्रीय उद्यानों में बड़ी संख्या में बाघ पाए जाते हैं। अब सवाल जब हम बिहार की करते हैं तो बिहार में वन्यजीव प्राणी या फिर राष्ट्रीय उद्यान के लिए अगर हम बात करें तो बिहार भी इसमें काफ़ी रहा है, चर्चित रहा है, यानी बिहार भी समृद्ध है। बिहार में अगर बात करें तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो पश्चिमी चंपारण में है। तो आपसे पूछा जाए कि भारत के राष्ट्रीय उद्यानों में बिहार में कितने हैं, तो एकमात्र है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। कैमूर प्राणी अभयारण्य कैमूर और रोहतास में है, सबसे बड़ा अभयारण्य है प्राणी अभयारण्य। विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन अभयारण्य भागलपुर में है। भीमबांध वन्यजीव अभयारण्य मुंगेर में है। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य गया में है। पंत वन्यजीव अभयारण्य राजगीर नालंदा में है और नकटी नागी बांध पक्षी अभयारण्य जमुई में है। चलिए अगला सवाल से पहले देखते हैं, उत्तर प्रदेश भी जैव विविधता के लिए काफ़ी प्रसिद्ध रहा है और इन दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, कार्तिकेय घाट, चंबल और सुहेलवा जैसे अभयारण्य में भी ये सब उत्तर प्रदेश के हैं। हम विस्तार पूर्वक कभी चर्चा करेंगे कि अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव और पक्षी विहार जैसे शब्द जो इस्तेमाल होते हैं इसमें क्या अंतर होते हैं। अभी फिलहाल 9वां सवाल आपके लिए है, वुकोंग जो हाल ही में खबरों में था किस देश का पहला खगोलीय उपग्रह है? फ्रांस, चीन, रूस, जापान और सही आंसर है इसका चाइना। अगला सवाल है, भारत के किस संस्थान ने क्लिनिकल उपयोग के लिए देश की पहली पोर्टेबल बेड साइड MRI प्रणाली शुरू की है? किस संस्थान ने? पहली बात तो ध्यान में रखना है यह एम्स के द्वारा शुरू किया गया है। अब आपको ये बताना है कि कहाँ का एम्स ने ये शुरू किया है, दिल्ली, रायपुर, भोपाल, गोरखपुर, इसके में आपको बताना है क्या शुरू किया गया है, पोर्टेबल बेड साइड MRI, और सही आंसर है इसका दिल्ली के द्वारा शुरू किया गया है। जो भारत में एम्स कार्यरत हैं उसमें मंगलगिरी, बठिंडा, बेबनगर, इस तरह से ये सब महत्वपूर्ण एम्स के स्थान हैं और एम्स की लेटेस्ट NIRF रैंकिंग में एम्स का जो दिल्ली है वो शीर्ष पर है। गौरतलब हो अभी भारत में कुल 25 एम्स जो हैं, यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का जो है उसमें 25 टोटल
स्वीकृत हैं, अर्थात कि या तो कार्य कर रहे हैं या स्वीकृत हैं या निर्माणाधीन है, इसकी संख्या 25 है। ये थे 10 सवाल जिसके साथ हम आपके बीच उपस्थित हुए। बने रहे हमारे साथ। आज भर के लिए बस इतना ही।